नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पता नहीं यह बहुत दुख की बात है या कोई बात ही नहीं है कि कई घंटे हो गए लेकिन अभी तक भारत के लोकतंत्र को लेकर किसी फिल्मकार, गीतकार और खिलाड़ी ने ट्वीट क्यों नहीं किया। उनसे यह उम्मीद फिल्मकार अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां पड़े आयकर छापे के मामले में तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ग्लोबल जगत में यह खबर छप जाए कि भारत के लोकतंत्र में भारी गिरावट आई है और अब भारत को एक आजाद लोकतंत्र की जगह आंशिक रूप से आजाद लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, तब तो उन्हें उस तरह ट्वीट करना ही चाहिए था जिस तरह से उन्होंने रियाना के मामले में ट्वीट किया था। आपको तो याद ही होगा कि रियाना नाम की गायिका ने किसान आंदोलन को लेकर छपी खबर ट्वीट कर दी और सिर्फ इतना लिख दिया कि क्या हम इस पर बात कर सकते हैं, तो हंगामा मच गया। फिल्मकार, खिलाड़ी सरकार के बचाव में आ गए, सरकार आक्रामक हो गई। लेकिन अब जब भारत के लोकतंत्र की रेटिंग गिर गई है तब इनके बीच खामोशी को कैसे समझा जाए। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया पहले से अधिक अलोकतांत्रिक हो गई है। अमेरिका में लोकतंत्र पतन की ओर अग्रसर है और भारत में आंशिक आजादी ही बची रह गई है। फ्रीडम हाउस नाम की यह संस्था हर साल दुनिया भर में लोकतंत्र की हालत पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। इस साल की रिपोर्ट में 2020 के साल में लोकतंत्र की स्थिति का ब्यौरा है। जिन विदेशी अखबारों में खबर छपने पर, भारत की प्रशंसा की खबर छपने पर भारत में वाहवाही लूटी जाती है, अब उन्हीं अखबारों में भारत के लोकतंत्र और सरकार के बारे में क्या क्या छप रहा है, किस तरह के संपादकीय आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। उन्हीं अखबारों में अमेरिका के लोकतंत्र को लेकर भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोकतंत्र की स्थिति पहले से खराब हो गई है। पिछले साल की तुलना में भारत की रैंकिंग 4 पायदान नीचे चली आई है। इस कारण भारत आजाद देश की जगह आंशिक रूप से आजाद देश की कैटेगरी में आ गया है। फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और राज्यों में सहयोगी सरकारें आलोचकों का दमन करती हैं। बेतरतीब तरीके से की गई तालाबंदी के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया और उन पर संक्रमण फैलाने के आरोप भी लगाए गए, जिससे उन्हें उग्र भीड़ के हमले का सामना करना पड़ा। यह तबलीग जमात वाला मामला है। याद कीजिए, भारत की कई हाईकोर्ट ने इसे लेकर यही टिप्पणी की है। लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकरण के बजाय मोदी चीन जैसे देशों से प्रभावित लगते हैं और भारत को निरंकुशवादी सत्ता की ओर ले जा रहे हैं, कहा गया है। भारत के बारे में यह भी कहा गया है कि पिछले साल नागरिकता कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों का काफी दमन हुआ। सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों, अकादमिक जगत के लोगों को जेल भेजा गया। न्यायिक स्वतंत्रता भी दबाव में है। लगता है भारत ने विश्व के स्तर पर लोकतंत्र के नायक होने की भूमिका का त्याग कर दिया है। भारत फ्री देश की कैटेगरी से निकलकर आंशिक रूप से आजाद देश की कैटेगरी में आ गया है। समावेशी और सबको बराबरी का रास्ता देने की बात छोड़कर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा है। इस रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सरकार की तरफ से। आ सकती थी, कुछ आलोचनाएं ही पेश की जा सकती थी। केवल बसपा नेता मायावती ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है कि यह चिंता की बात है। पिछले 2014 से लेके अब तक का सफर आप देखेंगे तो हम लोगों ने बार बार ये सवाल उठाया कि हिंदुस्तान में सच बोलना आज गुनाह हो गया है, सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह हो गया है, किसानों का आंदोलन करना अपने आप में एक देशद्रोही कृत्य मान लिया गया है। ऐसी परिस्थितियां हिंदुस्तान के अंदर निर्माण हो चुकी हैं मोदी जी के आने के बाद, जहां पर सच बोलना, सच लिखना अपराध हो गया है। उन पत्रकारों को जेल की हवा खानी पड़ती है, मुकदमे झेलने पड़ते हैं जो लोग सरकार का सच दिखाना चाहते हैं। उन एक्टिविस्ट को, उन समाजसेवी कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न झेलना पड़ता है, मुकदमे झेलने पड़ते हैं। दिशा रवि का मामला भी सामने आया, इससे पहले हजारों मामलों में आप देख सकते हैं। मेरे ऊपर स्वयं आपने देखा होगा कि 14 मुकदमे लिख दिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मैंने कुछ टिप्पणी की या बोला, उसको लेकर देशद्रोह का मुकदमा लिख दिया। दुनिया के कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भी लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं में भारी गिरावट आई है।
2005 में अमेरिका को 100 में से 94 अंक मिले थे, लेकिन 2020 में 83 अंक ही मिले। 11 अंकों की गिरावट आ गई। अमेरिकी विदेश सचिव ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है और माना है कि दुनिया भर में सरकारें कम पारदर्शी हो रही हैं, राष्ट्रवाद और निरंकुशवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। विदेश सचिव एंटनी जे ब्लिंकेन ने तो यह भी कहा कि केवल दूसरी जगहों पर लोकतंत्र कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि अमेरिका में भी कमजोर हो रहा है। But the erosion of democracy is not only happening in other places. It's also happening here in the United States. Disinformation is rampant here. Structural racism and inequality make life worse for millions. Our elected leaders were targeted in the violent siege of the Capitol just 2 months ago. And more broadly, Americans are increasingly polarized, and the institutions that exist to help us manage our differences so our democracy can continue to function are under strain. अमेरिकी विदेश सचिव को यह मानने में कोई संकोच नहीं कि उनके देश में ध्रुवीकरण बढ़ा है और लोकतंत्र तनाव में है। भारत में ऐसी रिपोर्ट पर चुप्पी साध ली जाती है। केवल उसी रिपोर्ट पर उछल कूद मचाई जाती है जिसमें कह दिया जाता है कि जीडीपी डबल डिजिट में जाने वाली है, जो कभी जाती नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में संस्थाओं के पतन को लेकर सरकार कभी नहीं बोलती है। आयकर विभाग देश की एक अहम संस्था है। इसके बारे में अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि टैक्स प्रशासन में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर करदाताओं को परेशान करते हैं। मामूली गलतियां निकालकर प्रक्रियाओं में हुई चूक के बहाने ईमानदार करदाताओं को टारगेट करते हैं। हमने हाल ही में कई बड़े फैसले लिए हैं और ऐसे कई टैक्स अधिकारियों को रिटायर भी कर दिया है। हम इस तरह के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने सुना कि खुद प्रधानमंत्री मानते हैं कि टैक्स प्रशासन में ऐसे अधिकारी हैं जो मामूली चूक और प्रक्रियाओं में गलती का सहारा लेकर करदाताओं को टारगेट करते हैं। क्या प्रधानमंत्री की यह बात अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के मामले में लागू की जा सकती है? किस आधार पर यह स्वीकार किया जाए कि आयकर विभाग ने प्रताड़ित करने के लिए अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां छापे नहीं डाले हैं? जब प्रधानमंत्री आयकर विभाग पर सवाल उठा सकते हैं कि करदाताओं को परेशान करने वाले अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तब फिर फिल्म जगत के लोग अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां पड़ने वाले छापे पर बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं? क्या इस देश में टैक्स आतंकवाद सिर्फ उद्योग जगत के लिए है? बाकी लोगों के लिए टैक्स विभाग सही काम करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्स आतंकवाद का हंगामा मचाकर सिस्टम से बिजनेस अपने लिए रियायतें ले लेता है और फिर यह टैक्स आतंकवाद खत्म भी मान लिया जाता है? कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं कि यह छापा अनुराग और तापसी को सबक सिखाने के लिए पड़ा है, क्योंकि वे सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, किसान आंदोलन के पक्ष में भी बोलते रहे हैं। हाल ही में मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक के संपादक संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और गीता हरिहरन के यहां प्रत्यर्पण निदेशालय ईडी का छापा पड़ता है। न्यूज क्लिक पर भी किसान आंदोलन का विस्तार से कवरेज किया जा रहा था और अब अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां आयकर विभाग का छापा पड़ा है। 3 मार्च को मुंबई की फिल्मी हस्तियों पर जो आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हुई, वो आज यानी 4 मार्च को भी जारी रही। शाम तक आयकर विभाग के सूत्रों के द्वारा एक बयान जारी किया गया और जिसके मुताबिक उसमें बताया गया कि आयकर विभाग ने 3 मार्च से 2 बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस, एक अभिनेत्री, मुंबई की 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी मुंबई, दिल्ली, पुणे और हैदराबाद में कई जगह पर की गई और ये कुल मिलाकर ऐसी 28 जगह थी जहाँ पे छापेमारी चलती रही। छापेमारी में इस बात के सबूत मिले हैं कि फिल्म प्रोडक्शन हाउस की जो दर्शाई गई कमाई है वो आय के मुकाबले अधिक है, कहीं ज़्यादा है। कंपनी के अधिकारी इस तरह के करीब 300 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं दे पाए। फिल्म निर्देशकों और शेयर धारकों के बीच प्रोडक्शन हाउस के शेयर लेन देन में भी हेरफेर पाया गया है और इस हेरफेर का जो मूल्यांकन किया गया है वो करीब 350 करोड़ का है और अभी इसमें आगे जांच चल रही है। जो प्रमुख अभिनेत्री का नाम आ रहा है उनके द्वारा करीब 5 करोड़ रुपए की नकद प्राप्ति के एविडेंसेस यानी कि सबूत मिले हैं और इसमें भी अभी आगे जांच जारी है। इसके अलावा प्रमुख प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स द्वारा जो खर्चों को लेकर फर्जीवाड़े जो खर्चे किए गए हैं उसमें भी फर्जीवाड़ा पाया गया है और उसका जो मूल्यांकन है करीब 20 करोड़ रुपए किया गया है।
अभिनेत्री के मामले में भी कुछ ऐसा ही पाया गया है। दो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम आ रहा था, उनके ऑफिसेज में उनके अभी भी जो है वो तलाश चल रही है, और उस तलाश में बहुत सारे ईमेल चैट, व्हाट्सएप चैट और हार्ड डिस्क जो है उनको जब्त किया गया है, और उसको उनमें भी अभी जांच जो है वो चल रही है। तलाशी के दौरान करीब 7 बैंक के जो लॉकर्स हैं वो मिले हैं, और उनकी भी जांच अभी चल रही है, और अभी भी सभी परिसरों में जो तलाश है वो जारी है। क्या यह अजीब नहीं है कि बिजनेसमैन की बात आती है तो टैक्स आतंकवाद हो जाता है, और अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, प्रबीर पुरकायस्थ की बात आती है तो टैक्स विभाग सही काम करने लगता है। जब इस छापे को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री से सवाल किया गया तो प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग को जिसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो उसके आधार पर उसकी जांच करता है और बाद में मामला कोर्ट में जाता है। उन्हें आयकर विभाग की कार्रवाई पर बिल्कुल संदेह नहीं होता है। प्रकाश जावड़ेकर की बात कर रहा हूं। जब कोर्ट में ही मामला निपटने की बात है तो बाकी लोगों के लिए क्यों सरकार चिंतित है? उनके मामलों में भी सरकार क्यों नहीं भरोसा करती है कि आयकर अधिकारी किसी को परेशान नहीं करते हैं, बड़े अच्छे हैं, बाकी कोर्ट भी तो है। टैक्स पेयर चार्टर, ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है, और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश हैं। लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता। We wish to enshrine in the statutes a taxpayer charter through this budget. A taxpayer charter is getting institutionalized into the statutes. It's going to be enshrined as a part of our laws. Our government would like to reassure taxpayers that we remain committed to taking measures so that our citizens are free from harassment of any kind. We mean it, and we are willing to put it in the law. Tax harassment cannot be tolerated when we are talking about citizens and wealth collectors. आपने सुना कि प्रधानमंत्री की तरह वित्त मंत्री भी मानती हैं कि आयकर विभाग अधिकारी फंसाने के लिए आयकर दाताओं को परेशान करते हैं, जो अब नहीं होने दिया जाएगा। विभाग एक ही है, अब इसके अधिकारी किसे फंसाते हैं और किसके खिलाफ सही काम करते हैं, इसकी व्याख्या सरकार अपने पास रखना चाहती है। पिछले साल वित्त मंत्री का बयान कई जगहों पर आपको छपा मिलेगा कि सरकार वेल्थ क्रिएटर यानी जो लोग पैसा लगाकर पैसा बनाते हैं उनका सम्मान करती है, और आयकर के नाम पर उन्हें परेशान किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेगी। इस साल जब बजट पेश हुआ तब सरकार ने कहा कि अब आयकर विभाग 3 साल से ज्यादा पुराने मामले नहीं खोलेगा। पहले 6 साल तक के मामले खुल सकते थे। गंभीर फ्रॉड हुआ तो 10 साल तक के मामले खुल सकते हैं। तब हमने कहा था कि ऐसा क्या लोगों को परेशानी से बचाने के लिए किया जा रहा है या टैक्स चोरों को आजाद करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन बिजनेस जगत के हलके में इस फैसले का खूब स्वागत हुआ। आप देख सकते हैं कि एक तरफ सरकार टैक्स चोरी पकड़ने के लिए 6 साल की जगह 3 साल के ही रिटर्न देखना चाहती है। इस फैसले पर उत्साह में किसी ने भी नहीं पूछा कि क्या आयकर विभाग के अधिकारी केवल गलत मामले दर्ज करते हैं
क्या वे परेशान करने और फंसाने के लिए ही मामले दर्ज करते हैं? अगर समस्या अधिकारी हैं तो समाधान उनको लेकर होना चाहिए था। 6 साल की जगह 3 साल करने पर लाभ अधिकारी को मिला या उस बिजनेसमैन को जिसने कथित रूप से टैक्स की चोरी की होगी। तो एक तरफ सरकार खुद ही बिजनेसमैन को छूट दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार से सवाल करने वालों को यह छूट नहीं है, जबकि अनुराग कश्यप भी बिजनेसमैन है। Presently, an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year. तो आपने देखा कि एक तरफ सरकार यह कदम उठाकर तारीफ हासिल करती है कि 3 साल से अधिक के पुराने मामले अब नहीं खुलेंगे। इससे ईमानदार करदाताओं को राहत दी गई या उन्हें बचा लिया गया जो टैक्स विभाग के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे, परेशान थे। इस पर आपको सोचना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इन मामलों पर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने बिना अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू का नाम लिए अपने ट्वीट में कहा है कि उंगलियों पर नचाना मतलब केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई के साथ ये करती है। भीगी बिल्ली बनना मतलब केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मतलब जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड मारती है। हैशटैग मोदी रेड्स प्रो फार्मर्स। प्रधानमंत्री के ही शब्द हैं कि अधिकारी, आयकर अधिकारी मामूली गलती या प्रक्रियाओं में हुई चूक को लेकर ईमानदार करदाताओं को परेशान करते हैं। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के मामले में ऐसा नहीं हो रहा है, गारंटी से कौन कह सकता है? आप बोलें या ना बोलें, डर जाएं या ना डर जाएं, कौन कह सकता है? अब आते हैं दूसरी खबर पर। जिस समाज में पहले से हिंसा के अनगिनत लक्षण हो, उस समाज में अगर राजनीति की भाषा उग्र हो जाए, उग्रता को हथियार बनाकर धर्म का इस्तेमाल किया जाने लगे, तो संस्थाओं के साथ साथ समाज भी दरकने लगता है। जघन्य अपराध की घटनाएं तो कहीं भी घट सकती हैं, घट रही हैं, लेकिन यूपी से आने वाली खबरें बता रही हैं कि धर्म की राजनीति या राजनीति में धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल से भले चुनावी जीत मिलती हो, समाज को कोई नैतिक बल नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में एक साधारण परिवार का मुखिया सर्वेश अपनी 17 साल की बेटी का सर ही काट देता है क्योंकि वह किसी से प्यार करती थी। सर काटने के बाद उसे लेकर थाने भी पहुंच जाता है। जिस समाज में राजनीति प्रेम करने वालों पर कभी धर्म के नाम से, कभी एंटी रोमियो दस्ते के नाम से हमला करे, उस समाज में किसी सर्वेश को लग सकता है कि उसकी बेटी नीलम ने प्रेम कर इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि सर ही काट दिया जाए। मैं यूं ही इस घटना को लेकर हवा में संयोग नहीं बना रहा। जिस समाज में लोग इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को घेर कर मार सकते हैं, उस समाज में लोग अपने घर के भीतर 17 साल की बेटी को प्रेम करने पर उसका सर नहीं काटेंगे, आप दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। बाहर की हिंसा भीतर भी लौटती है और भीतर की हिंसा बाहर भी जाती है। भारत के पुरुषों के दिमागी बनावट को समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए तो दिख जाता है कि बेटियां और स्त्रियां यहां रहती कैसे हैं। सचमुच हमारे पास कैलेंडर ना हो और उसमें हम स्त्री को देवी की तरह पूजने की तस्वीर ना देख पाएं तो फिर कुछ भी अच्छा बताने के लिए नहीं बचता है। मेरठ की विभा मिश्रा के उस वक्त होश उड़ गए जब खबर मिली कि उनकी बेटी कोमल मिश्रा को गोली लग गई है। कोमल बाजार से लौट रही थी। इस कहानी में एक आरोपी का नाम वेदांत है। इससे दुखद क्या हो सकता है? वेदांत भी गोली चला रहा है। हमारे पड़ोस की एक लड़की है, उसके साथ वो दुकान पे गई थी चप्पल वगैरह लेने। अच्छा। मुझे पता नहीं था, उसकी मम्मी ने बताया मुझे उसके साथ गई हो। अच्छा, तो फिर क्या आपको क्या पता चला फिर बाद में? उसकी मम्मी जिसके साथ गई थी उसकी मम्मी ने बताया कि वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो शोर मचा रही थी। मुझे लगा क्या हो गया। फिर उनके पीछे वो भागी आगे, मैं भी उनके पीछे ही चली जा रही थी। इन्होंने भाई साहब ने लेके
दुकान तक पहुँचाया था, वो लड़की वहाँ नहीं थी, फिर मुझे मिली नहीं वो। तो हॉस्पिटल ले आए थे उसे? हाँ, तभी सबने बताया, वहीं जो थे उन्होंने बताया हॉस्पिटल ले गए। थाना ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में 3 से 4 लड़के आपस में विवाद कर रहे थे। विवाद के दौरान ही उनमें से किसी लड़के ने फायर किया, जो बगल से गुजर रही एक लड़की को लगा, उसे तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। उससे छर्रा लगा था, उसे सकुशल निकाल दिया गया है। लड़की की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एक लड़के वेदांत की पहचान कर ली गई है, अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। जनवरी महीने में गोरखपुर से एक खबर आई थी। सर्राफा व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लुटेरों ने 35 लाख का सोना, चांदी और कैश लूट लिया है। लुटेरे पुलिस की वर्दी में आए थे। जब जांच हुई तो पता चला कि पुलिस की वर्दी में लुटेरे नहीं बल्कि पुलिस वाले ही गए थे। एक दारोगा और 3 सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा 12 पुलिस वाले निलंबित किए गए। आज भी ऐसी ही एक खबर आई है गोरखपुर से। घटना अलग है, दुखद है, लेकिन मामले को छिपाने के आरोप में पुलिस वाले निलंबित किए गए हैं। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। हम उधर से आ रहे थे डांस करके। मेरे साथ 2 लड़कियां भी थी, मेरी सहेली की सिस्टर। वो कही कि चलो तुमको घर छोड़ दे, तो हमने कहा कि ज़्यादा रात हो चुकी है, तुम लोग जाओ, हम चले जाएंगे। तो यहाँ तक आए हैं तक। वहाँ से सब पकड़ लिए हमको, वहाँ से मुंह दबाकर ले गए अंदर। हम कह रहे थे कि हमको छोड़िए, लेकिन कोई लोग छोड़ नहीं रहा था। मुंह बंद कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वहीं समवा देंगे हमको। मरने से बच गए अंकल जी हम। इस बच्ची की ऐसी दर्दनाक दास्तान सुन के भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने उसकी एफआईआर नहीं लिखी। लड़की को वहां लेकर गए लोगों ने चौकी में लड़की के जाने की वीडियो बना के वायरल कर दी। फिर पुलिस हरकत में आई। चौकी इंचार्ज और जो कांस्टेबल तैनात थे धर्मेंद्र, उनके द्वारा महिला उत्पीड़न के अपराध पर कोई तत्काल विधिक कार्रवाई नहीं की जाने के लिए दोनों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध 166 ए की एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। पीड़िता द्वारा जिस लड़के का नाम बताया गया है, एक लड़के का नाम बताया गया है जिसने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया, उस लड़के को हमने हिरासत में ले लिया है। लड़की की मदद के लिए पुलिस चौकी गए लोगों पे भी एफआईआर हो गई है, क्योंकि उन्होंने पुलिस चौकी में लड़की का जो वीडियो वायरल किया, उससे रेप के शिकार बच्ची की पहचान जाहिर होती है। यह सिर्फ रेप करने वालों का दुस्साहस नहीं है, यह पुलिस का भी दुस्साहस है जिसने उस लड़की के एफआईआर करने से इनकार कर दिया। पुलिस ये खुद मान रही है। गोरखपुर में सलीम खान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। मीडिया को हर दिन नई खबर चाहिए, शायद आपको भी, लेकिन बिना किसी गुनाह के 20 साल जेल में रहने वाले विष्णु तिवारी के लिए खबर किस काम की। विष्णु तिवारी की कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ठीक यही कहानी जाने कितने लोगों की है जो बेगुनाह होते हुए भी वर्षों से केस मुकदमा झेल रहे हैं। जेल में 20 साल रहे हैं आप, अंदर आगरा की सेंट्रल जेल में 20 साल रहे हैं। 20 जेल का क्या, जेल में जो लोग हैं अंदर क्या व्यवहार है उनका कैदियों के प्रति? जो तो कैदी तो बहुत ज़्यादा परेशान है। जो आदमी मतलब इतने ज़्यादा परेशान है कि कैदी के बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, अटैक पड़ रहा है, छूट नहीं रहे। और जो अभी स्थायी नीति हुई थी उसका कोई पता भी नहीं चला कि वो क्या हुआ, ख़त्म हो गई। अच्छा, आप क्या करते थे जेल के अंदर, क्या काम करते थे? हमारे कागज़ गए थे, हम भंडारे में काम करते थे। भंडारे में काम कितने साल से? करीब हम जब से जेल में घुसे हमसे भंडारे में ही काम करा हमने। हाँ। तो और क्या चाहते हैं अपनी, जो आपके अंदर कुछ बातें होंगी कि मैं जा रहा हूँ घर पे, एक नई ज़िंदगी होगी, क्या मकान किस तरह की हालत है, क्या है वहाँ पर ललितपुर में तुम्हारा? हमारा क्या बचा है, हमें तो बस सब कुछ हो जाएगा। जो कुछ छोटा सा परिवार था, गरीब स्थिति में परिवार भरो पूरा परिवार छोड़ गए थे हम। हमारा परिवार तो सब हो जाएगा। ज़मीन जगह बची नहीं है तो हम क्या करें जी के। अब तो हमारी उम्मीद एक ही है कि अंदर मर जाती तो बढ़िया था, बाहर आ गए तो हम यही तो कहेंगे सब सरकार से, मतलब योगी जी से ही हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो ही करेंगे, जो कुछ करेंगे थोड़ा बहुत हमें इंसाफ दिलवाएं, हमें ज़मीन या हमारा मकान गिरा पड़ा। विष्णु तिवारी न ठीक से हेडलाइन बन सके, न फुटनोट में जगह पा सके। बिना किसी अपराध के 20 साल की सजा काटकर यह नागरिक जब आगरा जेल से निकला तो जेल की कमाई से हासिल 600 रुपए बचे थे, और यह सारा सामान जो आप देख रहे हैं।
जब जेल गए तब परिवार के पास 8 एकड़ जमीन थी। जब बाहर आए तो 1.5 एकड़ जमीन ही बची है। सारी जमीन मुकदमा लड़ने के नाम पर लोगों ने औने पौने दाम पर लिखवा ली। हमारे सहयोगी नसीम अहमद ने आगरा जेल के बाहर विष्णु से मिले। नसीम के अलावा वहां मीडिया से कोई और नहीं था। इससे पता चलता है कि हमारी दैनिक चिंताओं में इंसाफ के ऐसे सवालों के लिए कितनी कम जगह बची है। खैर, नसीम ने उन्हें खाना खिलाया, विष्णु तिवारी से बातें की और स्टेशन पर छोड़ आए। रात 8 बजे की ट्रेन से विष्णु ललितपुर के लिए रवाना होते हैं। 12 बजे पहुंचते हैं और परिवार के एक सदस्य को देखते ही फूट पड़ते हैं। चलो बैठो, गाड़ी पे बैठो। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने को हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि किसान संगठन 5 चुनावी राज्यों में जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। वहीं दिल्ली की कड़ाके की ठंड झेलने के बाद दिल्ली की पसीना निकाल देने वाली गर्मी के लिए भी किसान तैयारी में जुटे हैं। कल आपने रवीश की रिपोर्ट देखी थी, आज सौरभ की रिपोर्ट देखिए। बाकी ब्रेक के बाद। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं, जहां गर्मियों में पानी की किल्लत से निजात पाने के लिए किसान चंदा करके सबमर्सिबल पंप लगवा रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा मशीन से बोरिंग कराई जा रही है। लेकिन इसके लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई। किसानों की दलील है कि दिल्ली बॉर्डर बंद होने से पानी के टैंकर यहां नहीं पहुंच पा रहे, लिहाजा बोरिंग कराने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। आसपास के सभी जो किसान यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि गर्मी आते आते मतलब कि जो प्रॉब्लम आ रही है पानी की, पीने को ही नहीं पूरा होता। पूरी गर्मी काटने के लिए तैयार हैं आप लोग? जी हाँ, तैयार है जी। हम कोई नहीं, कोई महीना लोग तैयार है गर्मी कटने का। दिल्ली में गर्मी दस्तक दे चुकी है, पारा चढ़ने लगा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस साल जबरदस्त गर्मी पड़ने वाली है। उधर सरकार है कि पिघलने का नाम नहीं ले रही। 35 साल के गुरपाल जलंधर से सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं और अपने साथ दान में मिले करीब 100 पंखे लाए हैं। वो हर ट्रॉली में जाकर किसानों को पंखे दे रहे हैं ताकि रात में ये किसान चैन से सो पाए। हमारी ड्यूटी है कि सभी से पूछकर और उनका मुआयना करके ट्रॉली का कि पहले तो नहीं पंखा, तो जिनके पास नहीं है उनको ये पंखा प्रोवाइड करा रहे हैं। काट के अंतर की जानत। स्टेज के पास बैठकर सुनने वालों के लिए तो बाकायदा बड़े बड़े कूलर भी लगा दिए गए। पर कृपा दिखकर फुला किसानों ने यहाँ तक कि पक्के शौचालय भी बना लिए हैं और पानी की पाइपलाइन भी डाल दी है। किसान नेताओं की रणनीति दिल्ली के बॉर्डर से बाहर उन राज्यों के लिए भी है जहां जल्द चुनाव होने वाले हैं। किसान इन राज्यों में बीजेपी का विरोध करने के लिए कमर कस चुके हैं। बीजेपी के खिलाफ पहली रैली 12 मार्च को पश्चिम बंगाल में निकाली जाएगी। किसान मोर्चे का कहना है कि वो बीजेपी को बताना चाहते हैं कि किसान अगर उन्हें जिता सकता है तो हरा भी सकता है। इस मंशा से हम जा रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो और किसी पार्टी को जिसको मर्जी दे दो, हमारी कोई पॉलिटिकल मंशा नहीं है। किसान संगठनों का दावा है कि किसान नेताओं की हर चुनावी राज्य में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की ड्यूटी लगाई जाएगी। इससे बीजेपी के विरोध के साथ साथ किसानों का आंदोलन फैलाने में भी मदद मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक ये चलेगा, क्योंकि बीजेपी का कहना है गुजरात में जिस तरीके से निकाय चुनाव में बीजेपी ने स्वीप किया गुजरात में, तो बीजेपी का कहना है कि गुजरात के लोगों ने इन कृषि कानूनों पर मोहर लगाई है। तो जब बीजेपी जीत से, राजनीतिक जीत से कृषि कानूनों की हार या जीत नाप रही है, तो किसानों का भी यही कहना है कि वो भी 5 राज्यों में बीजेपी का विरोध करेंगे और वहाँ बीजेपी को हराएंगे। और तो वो ये संदेश देंगे उसके जरिए कि उन 5 राज्यों में कृषि कानूनों को लोगों ने अस्वीकार किया है। सहयोगी एन रवि के साथ सिंघू बॉर्डर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
राजनीति में बेरोजगारी का मुद्दा अब प्रमुख नहीं रहा, क्योंकि बेरोजगारों के बीच राजनीति के मुद्दे बदल गए हैं। धर्म और धार्मिक पहचान की राजनीति जो उन्हें जुनून देती है, जो उन्हें गौरव भाव से भरती है, वो रोजगार और बेरोजगारी जैसे सवालों से नहीं भरपाई होती है उसकी। इसलिए नेता भी ये बात समझ गए हैं, चुनाव में जाते हैं तब भी रोजगार की बात नहीं करते, सत्ता में आते हैं तब भी इन सवालों की परवाह नहीं करते हैं। ताजा उदाहरण आप अनुराग द्वारी की इस रिपोर्ट से देखिए कि मध्य प्रदेश में कई जिलों में अब रोजगार कार्यालय ही बंद किए जा रहे हैं। बड़वानी जिला मुख्यालय पर बेरोजगार युवाओं ने दंडवत प्रणाम करते हुए रैली निकाली। 21,600 पदों पे वो लोगों ने फॉर्म भरा था, तो हमारा दूसरा रोजगार के लिए भी आंदोलन है। इसलिए रोजगार के लिए आंदोलन है कि आप देखिए 863 पद तो भर दिए, उसके बाद जो अगर आप देखो 20,000 लोग कहाँ जाएंगे ये छात्र। पिछले कई दिनों से बेरोजगार महाआंदोलन चल रहा है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगार युवा बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें किसी प्रकार से कानों में जू तक नहीं रह गई। हम बता रहे हैं कि अब तो आपको दंडवत प्रणाम करते, अब तो भर्तियाँ निकालो। सरकार इन्हें नौकरी कब देगी ये पता नहीं, लेकिन हाँ, इनको नौकरी देने वाले रोजगार कार्यालय के बारे में सरकार ने फैसला कर लिया है। विधानसभा में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया है कि राज्य के 51 जिलों में से 36 में वो रोजगार कार्यालय बंद करने जा रही है, वो भी तब जब मार्च 2020 से 13,57,493 उम्मीदवारों ने इन दफ्तरों में अपना पंजीयन करवाया है। हर जिले में रोजगार कार्यालय का दायित्व था कि कितने वहाँ पे बेरोजगार लोग हैं, उनका आंकड़ा मिलता, तो उस ऑफिस के माध्यम से जानकारी मिलती थी कि कौन कौन को बुला सकते हैं, कौन कौन एजुकेटेड है, कौन कौन BA पास है, कौन कौन BTech है, कौन कौन BE सिविल है। हर जिले में रोजगार कार्यालय बंद किए जाएंगे तो फिर आदमी कहाँ जाएगा रोजगार ढूंढने के लिए। हालांकि इस बारे में सरकार के अपने तर्क हैं। हमारी सरकार रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी के रोजगार को नहीं मानती। सरकारी नौकरियों में भी रोजगार मिले, पर उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रहा है, और उसके साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से भी हमारा युवा रोजगार से जुड़ सके, और वो केवल अपने लिए रोजगार नहीं बल्कि वो बाकी लोगों के लिए भी रोजगार उपलब्ध करा सके। ये हालात तब हैं जब राज्य में सरकारी विभागों में ही लगभग 1 लाख पद खाली हैं। पिछले 3 साल से कोई बड़ी भर्ती परीक्षा भी नहीं हुई है। निजी एजेंसियों के मुताबिक राज्य में लगभग 1.5 करोड़ बेरोजगार हैं। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बताया है कि रोजगार कार्यालयों में कुल 24,72,000 पंजीकृत बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश रोजगार बोर्ड 2018 तक ही चल पाया। स्कूल शिक्षा विभाग में 70,000 पद खाली हैं। स्कूली शिक्षा में वर्ग 1 और 2 के 30,000 रिक्त पदों के लिए 3 साल पहले परीक्षा हुई थी, लेकिन अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। पुलिस विभाग में 9,000 पद खाली हैं, लेकिन 3 साल से भर्ती नहीं होने की वजह से करीब 3 लाख उम्मीदवार ओवर एज हो गए। सरकार ने वैसे 24,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है। पुलिस में भी भर्ती होगी, लेकिन असली दिक्कत उन उम्मीदवारों की है जो सालों से सोशल मीडिया पर रोजगार दो का ट्रेंड करवाकर खुद ही उम्र की सीमा से बाहर हो चुके हैं। घटती सरकारी नौकरियां भी फिक्र का सबब है, लेकिन जब सरकारी नज़रिया ये होने लगे कि बैंड बजाना, पकोड़ा तलना भी रोज़गार है, तो फिर वो शिकायत करें भी तो किससे। बड़वानी से मुनाफर, भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।